तो देखिए ये हमारी डैम है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, टरबाइन है। और ये हमारा पावर हाउस है। और ये रिवर है, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि P1 पॉइंट कौन सा है और P2 पॉइंट कौन सा है। तो देखिए जब हमने P1 और P2 पॉइंट को डिफाइन किया था तो हमने P1 को हायर पोटेंशियल लिया था। तो अभी जो हायर पोटेंशियल पे है, मतलब कि जिसका हायर पोटेंशियल है, जहाँ से वाटर का फ्लो शुरू होगा, तो उसको हम P1 मान लेते हैं। तो देखिए इसमें जो वाटर का फ्लो होगा वो डैम से, यानी यहाँ से पेनस्टॉक से होता हुआ रिवर में जाएगा ना। मतलब पानी रिवर टू डैम तो नहीं जाएगा ना कभी भी। तो ये हमेशा ऊंचाई से नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पे हाइट कम होती है, यानी जहाँ पे हाइट ज़्यादा होती है वहाँ से लोअर हाइट की तरफ जाता है, यानी हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हुआ, P1। और रिवर पॉइंट, जो रिवर वाला पॉइंट है, इसको हमने मान लिया P2। तो देखिए करंट, जो वाटर है ना, वाटर तभी फ्लो करेगा नीचे पेनस्टॉक्स में से जब ये लेवल डिफरेंस होगा, यानी कि P1 और P2 में जब कोई हाइट डिफरेंस होगा ना, तभी वाटर नीचे की तरफ फ्लो करेगा। यानी अगर मैं इस रिवर वाटर को और डैम वाटर को एक ही लेवल पे रख दूं, यानी कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे ये जैसे डैम है, ठीक है, ये इसका लेवल है और यहीं पे रिवर है आपकी। तो इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, ये P1 है ये P2 है, दोनों की हाइट में कोई डिफरेंस है नहीं, है ना। तो जब तक डिफरेंस नहीं होगा ना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखना चाहिए आपको कि P1 और P2 में जब पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा तभी आपका करंट फ्लो करेगा, यानी कि वाटर तभी फ्लो करेगा। अभी कोई वाटर फ्लो करेगा यहाँ से यहाँ या यहाँ से इधर, कोई वाटर फ्लो नहीं होगा। जब ये एक डिफरेंट हाइट पे होंगे ना दोनों, जैसे ये P1 है, ये ज़्यादा हाइट पे है, ये कम है, तो अब यहाँ पे वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, डैम से रिवर में, इस तरह से फ्लो करेगा। आई बात समझ। तो आपको दो चीज़ें समझ आ गई अब, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किन्हीं दो पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस होता है, और करंट तभी फ्लो करेगा जब दो पोटेंशियल्स के बीच में डिफरेंस हो कुछ, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स दी करंट ऑलवेज। जहाँ पे दो पोटेंशियल्स की बात होगी वहीं पे हम करंट की बात करेंगे, सिंगल पोटेंशियल पे कभी भी करंट की बात नहीं करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ क्यों फ्लो करता है। मतलब कि पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा लीव करेगा, यहाँ से निकलेगा करंट और आपका नेगेटिव टर्मिनल पे एंटर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही हमेशा करंट फ्लो करेगा। तो देखिए करंट क्या है आपका, कि जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स या फिर चार्ज आपका फ्लो कर रहा है किसी गिवन टाइम में। तो देखिए इसको चार्ज को पहले करंट को समझने के लिए आपको चार्ज का पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है, ठीक है। तो ये देखते हैं पहले। तो देखिए चार्ज आपका दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक आपका होता है नेगेटिव चार्ज। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स पे होता है और इलेक्ट्रॉन्स पे होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ओके। मान लो ये आपका कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पे की नेगेटिव चार्ज है और कुछ प्रोटॉन्स हैं जिन पे की पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरह से जो चार्ज होता है इस तरह से फैला हुआ होता है किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर मतलब कोई वायर होती है ना, जो घरों में वायर आती है, ठीक है। तो उसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, चार्ज हैं ये। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना किसी कंडक्टर में एक जगह से दूसरी, ये 1 पॉइंट है ये 2 पॉइंट है, यानी ये इलेक्ट्रॉन 1 पॉइंट से जब 2 पॉइंट तक जाएगा ना, ये चार्ज मूव करेगा जब, तो इसके मूवमेंट को हम बोल देते हैं कि भाई हाँ चार्ज की मूवमेंट हो रही है। और जब चार्ज मूव करता है तभी हम बोलते हैं कि हाँ करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। बट और वो फ्लो किस वजह से होता है, किसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हमेशा करंट किसकी वजह से फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो मान लो 5 वोल्ट का डिफरेंस है दोनों पोटेंशियल्स में, ठीक है। तो 5 वोल्ट, इसको ही पोटेंशियल डिफरेंस बोल देते हैं हम, वोल्टेज को ही, कि 5 वोल्ट का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में, ठीक है। तो ये हमने जब इसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया तो एक करंट फ्लो करना चाहिए कहाँ पे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करना चाहिए, यानी कि ये नेगेटिव में एंटर करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव से निकलेगा ये, ठीक है। तो इस तरह से जब ये फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, इस चार्ज को अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा, यानी कि यहाँ पे ये चार्ज है ना, ये इसको मूव करेगा नेगेटिव, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मूव करेंगे आपके पूरे वायर में। तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम क्या बोल देते हैं, करंट बोल देते हैं। एक टाइम के साथ, मान लो 10 मिनट के लिए फ्लो कर रहा है,
5 घंटे के लिए फ्लो कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कि जो करंट होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, यानी कि जितना चार्ज आपका फ्लो करेगा किसी कंडक्टर में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, वो आपका क्या देगा, करंट देगा। ठीक है, ये कुछ बेसिक यूनिट्स हैं जो आपके थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होंगी। ठीक है, तो ये यूनिट का मतलब होता है कि जैसे आप वेट को मेज़र करते हो ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, 2 kg, तो ये kg है ना, ये यूनिट है। यानी कि करंट, ये तो हमने कि भाई वेट को नापने के लिए यूज़ किया, तो इसी तरह से करंट को नापने के लिए कौन सा पैरामीटर यूज़ करोगे आप, एम्पियर यूज़ करोगे, कि इतने 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको हम यूनिट बोल देते हैं। तो जो करंट की यूनिट होती है उसको हम एम्पियर बोलते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, कैपिटल ए से, और वी फॉर वोल्ट, यानी कि जो वोल्टेज होती है उसको वोल्ट्स में मेजर करते हैं, डिनोट करते हैं कैपिटल वी से। और पावर की जो यूनिट होती है वो वाट्स होती है, और वाट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से। ठीक है, वाट्स। और जो ये हाँ एनर्जी की यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, जूल्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जे से। ठीक है, ये जूल्स। और जो इसकी चार्ज की यूनिट होती है वो कूलम होती है, और कूलम को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। तो हर यूनिट को हमने कैपिटल लेटर लिया है, इसका ए लिया है, इसका वी लिया, इसका डब्ल्यू लिया, इसका जे लिया, इसका सी लिया। ओके, अभी हमने चार्ज की बात की थी ना, क्यू, तो इसमें क्यू को हम, क्यू की यूनिट क्या होती है, गुलाम होती है। ठीक है, गुलाम इसकी यूनिट होती है। अब जो गुलाम है, एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कितना चार्ज होता है एक गुलाम के ऊपर, तो वो होता है आपका 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक गुलाम चार्ज, यानी इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए एक कूलम ऑफ चार्ज को बनने में। और जो एक इलेक्ट्रॉन है उस पर कितना चार्ज होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलन, इतना चार्ज आपका एक इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो अगर आपको कोई वैल्यू याद नहीं रहती, जैसे आपको कूलन की वैल्यू याद है, एक कूलन में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को इस साइड रखो और इसको पूरी वैल्यू को उधर लेके चले जाओ, तो ये आपकी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कूलन्स में। ठीक है, या फिर ये पता है तो ये निकाल सकते हो। ओके, अब हमें अगर करंट की यूनिट निकालनी है तो करंट क्या होता है आपका, Q/T होता है। तो करंट की यूनिट मैंने अभी बताया एम्पियर होती है, और चार्ज की क्या होती है, कूलन होती है, और टाइम की सेकेंड्स होती है। तो इसकी क्या यूनिट हुई, 1 कूलन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड। ठीक है, एक चीज़ और याद रखनी है आपने, 1 मिली एम्पियर किसके बराबर होता है, 10⁻³ एम्पियर, यानी कि नेगेटिव पावर का मतलब क्या है, जितनी नेगेटिव होती रहेगी ना पावर, उसका मतलब वैल्यू उतनी ही कम होती जा रही है। ठीक है, तो ये मिली एम्पियर, जो 1 मिली एम्पियर है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगी ये वैल्यूज़। और जो एक माइक्रो एम्पियर होता है, माइक्रो बोलते हैं इसको। ठीक है, ये म्यू जैसे ये शेप है ना, यू जैसी शेप है, इसको माइक्रो बोलते हैं। ठीक है, तो ये 1 माइक्रो एम्पियर है वो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻6 एम्पियर। राइट, अब जो वोल्टेज है ना बच्चे, इसके कई फॉर्मूले हैं आपके। सबसे पहला फॉर्मूला तो ये है कि जो चार्ज था उसको कैरी करने के लिए क्या किया था उसने, कि कितना काम किया उसने। ठीक है, एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए कितना काम किया उसने, तो ये आपका क्या दे रहा था, आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा था या फिर वोल्टेज दे रहा था। ये तो बेसिक आपका फॉर्मूला हो गया। एक आप ओम्स लॉ में पढ़ोगे, V होता है आपका IR। तो ये दोनों फॉर्मूले आपने ध्यान रखने हैं, न्यूमेरिकल के हिसाब से आप निकाल लोगे। अगर आपका क्वेश्चन में आपको चार्ज दे रखा है, ठीक है, और वोल्टेज दे रखी है, तो आप वर्क डन निकाल सकते हो। या फिर आपको इस तरह से दे रखा है, वर्क डन दे रखा है, चार्ज दे रखा है, तो आप वोल्टेज को निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में रेजिस्टेंस दे रखी है और करंट दे रखी है, तो वोल्टेज आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, इस वाले से निकालोगे। राइट, अब इसकी वोल्टेज की हमने निकालनी है यूनिट्स। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू हमारा W/, क्या था, Q था। तो W को हम मेजर किस में करते हैं, जो वर्क डन होता है ना, इसी को एनर्जी वर्क डन दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो एक चार्ज को, यानी जो ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन है,
इसको P1 से P2 तक ले जाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि वर्क डन अपॉन चार्ज, यानी कि जितना वर्क किया उसने चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में। तो ये आपकी वोल्टेज बताती है 1 वोल्ट इज इक्वल टू, तो ये आपका W को हम मेजर करते हैं, वर्क डन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो W को मेजर करते हैं हम जूल्स में, तो 1 जूल अपॉन में कूलन क्या होता है चार्ज, तो 1 कूलन। तो ये आ गया 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है आपका 1 जूल अपॉन में 1 कूलन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, सो आज का टॉपिक आपका यहीं पे हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, और कल हम करेंगे ओम्स लॉ, और जो टॉपिक्स आज कराए हैं इनके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेंगे 2-3, ठीक है।